गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू एजलाइट उन्ना ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हम लोग टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग आज भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज नोन एज द पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, पोस्ट मौर्यन मतलब जब मौर्य साम्राज्य की खत्म हो जाता है उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज बनती हैं। तो हम लोगों ने कल एक उससे डिस्कस किया था कि जो इंडिया की, मान लो इंडिया था, तो इस तरफ जो डायनेस्टी थी वो सारी की सारी डायनेस्टी थी दैट इज नोन एज द फॉरेन रूलर्स। यहाँ पे हम लोगों ने फॉरेन रूलर्स की बात की थी जो बाहर से इंडिया के अंदर किया था, वे लाइक इंडो ग्रीक्स, अब शाका, पार्थियंस एंड कुशान्स। इस वाले एरिया पे जो थे वो आपके मगध वाला जो एरिया था वहां पे आपके शुंग और कणव, जिसको हम बोलते हैं नेटिव रूलर्स, शुंग और कणव जो थे वो रूल कर रहे थे। यहां पे आपके सातवाहंस रूल कर रहे थे। यहां पे कौन से रूल कर रहे थे? सातवाहंस रूल कर रहे थे। अगर मैं इस लिटरेचर की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस लिटरेचर की बात करूंगा, यहाँ पे आपके तीन मेन रूलर से जो काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन इज चोलास, सेकंड वन इज द चेरा, सॉरी यहाँ पे जो तमिलनाडु पांड्या एंड चेरास। ठीक है, तो ये तीन डायनेस्टी साउथ के अंदर थी जो डेवलप हो रही थी। वन इज द चोला, सेकंड वन इज द पांड्या, थर्ड वन इज द चेरास। अब चोला जो है इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये चोला एशियंट हिस्ट्री के अंदर थे। एक चोला हम बाद में पढ़ेंगे 9th सेंचुरी के अंदर, 9th AD के अंदर, 9th AD के अंदर एक नए चोला की हम बात करेंगे, ठीक है, जिसे इंपीरियल चोला भी कहा जाता है। इंपीरियल चोलास, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? इंपीरियल चोलास के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये हम BC की बात कर रहे हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? BC की बात कर रहे हैं। तो जो ये आपका अब चोला जो है वो इंपीरियल चोला की मैं बात कर रहा हूँ, ये बाद में बात करेंगे। तो इसके इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। ये एशियंट हिस्ट्री के पोस्ट मॉडर्न काल के 9th सेंचुरी, 9th AD की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ठीक क्लास, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे चोलास की, ठीक है। यहाँ पे हमें इनके तो इंपीरियल चोला दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये हम 9th सेंचुरी में पढ़े, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये चोलास बाद में पढ़ेंगे जब संगम, मतलब 9th AD के अंदर, 9th सेंचुरी के अंदर, 9th सेंचुरी के अंदर हम बात करेंगे इसके ऊपर, चोला एम्पायर की। इंपीरियल एम्पायर अलग से है, ठीक है, तंजौर और उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसको भी कोई उसमें लेने की जरूरत नहीं, इसको बाद में स्टडी करेंगे। अभी तक जो हम लोग स्टडी करेंगे आज जो हमारे पास है, यहाँ पे छोटा सा वंश और था जिसका नाम था शेदी वंश, शेदी या शेती, ठीक है। शेदी और शेती डायनेस्टी ये बेसिकली कहाँ पे थी? कलिंग वाले, जो उड़ीसा, प्रेजेंट उड़ीसा है, उस एरिया पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उस डायनेस्टी का नाम था शेदी और शेती डायनेस्टी, ठीक है। तो इन डायनेस्टीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस जो थे हम लोगों ने इसके ऊपर कल बात कर ली थी, फॉरेन रूलर्स के ऊपर बात कर ली थी, नेटिव रूलर के अंदर हमने शुंग और कणव के ऊपर बात कर ली थी, सातवाहंस के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली थी। आज इसके ऊपर हम लोग स्टडी कर मतलब डिस्कस करेंगे। वो आपके दो टॉपिक रहेंगे, वन इज द शेदी वंश और दूसरा आपका चोला या तमिल लिटरेचर, संगम एज, ठीक है। तो आई होप कि सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इन डायनेस्टीज के ऊपर जो बात थी वो हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न काल के अंदर साउथ या संगम एज की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे संगम एज, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म संगम एज। संगम बेसिकली जो टर्म है वो संघ से बनी है। संघ किसका? जो तमिल पोइट्स थे, तमिल पोइट, जो तमिल पोइट हुआ करते थे, जो तमिल के पोइट हुआ करते थे, उनको इकट्ठा किया किसने? पांड्या डायनेस्टी ने।
पांड्या डायनेस्टी, ठीक है, पांड्या डायनेस्टी ने क्या किया, इनको इकट्ठा किया तमिल लिटरेचर को, और उनको किस लिए बोला गया, उनको लिटरेचर के लिए करना लिटरेचर लिखने के लिए बोला गया। और तमिल लिटरेचर ने जो है वो तीन असेंबली की, कितनी तमिल लिटरेचर ने कितनी असेंबली की, 3 असेंबली हुई इनके उसमें, ठीक है, असेंबली हुई, 3 असेंबलीज हुई, किसके दौर में, पांड्या के दौर में, ठीक है, पांड्या जो डायनेस्टी थी साउथ की, उसके दरबार में 3 असेंबलीज हुई जहां पे ये लिटरेचर लिखा गया, ठीक है। तो ये तमिल लिटरेचर थे, तमिल पोइट थे, इन तमिल पोइट जो तमिल सेंट थे, जो साधु थे, उन्होंने मिलकर बनाया था। और इस तमिल लिटरेचर का जो संघ बना, उसके जो हेड थे वो कहा जाता है, वो कौन थे आपके, दैट इज अगस्त्य ऋषि, ऋषि अगस्त्य, कौन, क्या नाम था उनका, ऋषि अगस्त्य, जिसे यार अगस्त्यार क्या कहा जाता है, अगस्त्यार भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन एक ही बात है, ऋषि अगस्त्य नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगस्त्य ऋषि या अगस्त्यार, ठीक है, वो तीनों की तीनों बात एक ही है, तीनों चीजें जो है वो सेम ही है इसके अंदर, ठीक है। तो ऋषि अगस्त्य, इसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर, ठीक है, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। ऋषि अगस्त्य को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है। और इसी अगस्त्य ऋषि अगस्त्यार ऋषि के उसमें क्या होना शुरू हुआ, ये लिटरेचर लिखना शुरू हुआ। इसकी 3 असेंबलीज हुई, कौन सी डायनेस्टी के ऊपर याद रखना, बहुत जब मैं बाद में डायनेस्टी कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, अभी याद रखना है कि तीनों किसके कार्यकाल में हुई थी, पांड्या डायनेस्टी। पांड्या डायनेस्टी ने जो था वो पांड्या बेसिकली तमिलनाडु वाले एरिया में कवर कर रहे थे, तमिलनाडु वाला जो एरिया था वहां पे रूल कर रहे थे पांड्यास। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, इस डायनेस्टी की नींव रखी थी, पांड्या डायनेस्टी की, ठीक है। तो पांड्या डायनेस्टी जो था, वो पांड्या डायनेस्टी ने क्या किया, तमिल लिटरेचर को किया। अब बात करेंगे असेंबलीज की, कहां से पता लगता है हमें, तो तमिल लिटरेचर का जो हमें पता लगता है, उसकी असेंबली में जो बुक्स लिखी गई हैं वहां से हमें पता लगता है, ठीक है। तमिल लिटरेचर कहां से पता लगता है, जो हम लोगों ने, इसकी 3 असेंबलीज हुई थी, ठीक है। तो पोस्ट मौर्य संगम जो लिटरेचर था, संगम लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, संगम लिटरेचर की बात करूं तो संगम लिटरेचर के अंदर हमारी 3 सबमिट हुई हैं। पहली हुई थी मदुरई, मदुरई इज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी, मदुरई इज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी। तो पांड्या डायनेस्टी के कैपिटल के टाइम में क्या हुआ था, इस मदुरई के अंदर पहली समिट हुई थी, जिसके हेड थे अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि या ऋषि अगस्त्यार, ठीक है, अगस्त्य ऋषि और ऋषि अगस्त्यार। एक याद रखना कि जो फर्स्ट समिट हुई थी इसका बारे में हमारा कुछ पर्टिकुलर लिटरेचर नहीं है, सिर्फ लिखा गया है कि कौन थे वो, अगस्त्य ऋषि थे, ऋषि अगस्त्यार थे इसके हेड। और ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो लिखा गया लिटरेचर जो हमें मिला है, ठीक है, तो वो कहाँ क्या क्या मिला है कि यहाँ से जो है कि ये यहाँ पे जो गॉड थे, भगवान खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, तमिल लिटरेचर के अंदर ये मिला हुआ वहाँ पे। तो पहली कहाँ पे हुई थी, मदुरई के अंदर किसने हेड किया था, अगस्त्य ऋषि, ठीक है, ऋषि अगस्त्य के द्वारा इसको किया गया था, हेड किया गया था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर ऋषि अगस्त्य को। सेकंड जो आपकी हुई थी, ठीक है, वो आपकी कप्पड़ापुरम, सेकंड कहां पे हुई थी, पांड्या डायनेस्टी के अंदर हुई थी कप्पड़ापुरम, ठीक है, हुई थी। इसकी इस डायनेस्टी इस मतलब असेंबली के ऊपर जो याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर एक बुक लिखी गई थी, ठीक है, एक बुक लिखी गई है जो एक ग्रामर है, क्या है, ग्रामर है।
ग्रामर मतलब व्याकरण है, तमिल व्याकरण है वो बेसिकली। क्या है? तमिल व्याकरण है। इसके अंदर एक तमिल व्याकरण का क्या क्या किया गया, एक क्या कहते हैं लिखा गया, तमिल व्याकरण का विमोचन किया गया और उसका बुक का नाम था तोलाकप्पियम। ठीक है, क्या नाम है? तोलाकप्पियम या तोलकप्पियम। ठीक है, क्या नाम है? तोलकप्पियम या तोलाकप्पियम, और इसे लिखा है तोलाकप्पियार ने। तोलकप्पियार, ठीक है, तोलकप्पियार या तोलाकप्पियम। बुक राइटर कौन है? बुक ये है, ये को तोलाकप्पियम बुक है, और राइटर कौन है इसका? दैट इज तोलाकप्पियार। तोलाकप्पियार इज द राइटर इस बुक का। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? तोलाकप्पियार या तोलाकप्पियम जो है दैट इज नोन एज द ग्रामर बुक। इस बुक को याद रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि ग्रामर बुक, तमिल की जो ग्रामर बुक है उसका नाम क्या है? तो तमिल की जो ग्रामर बुक है उसका नाम है आपका तोलाकप्पियम। ठीक है, क्या नाम है? तोलाकप्पियम। एक मिनट क्लास है। बोर्ड, आई थिंक बोर्ड क्लियर आ रहा है सभी को। एक बार क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर आ रहा है सभी को? जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा, रामेश्वरन ने पूछा बोर्ड इज नॉट क्लियर। बोर्ड क्लियर है? आंसर आपकी तरफ से जो विजिट अभी तक है, मतलब पहले नहीं था। ओके ओके, थैंक यू। बाकी सभी, बाकी भी रिप्लाई कर देना एक बार। बोर्ड क्लियर है तभी मैं आगे फिर फर्दर कराऊंगा। पहले ठीक नहीं था? विजिबिलिटी कम है। आई होप कि यहाँ से तो दिख रहे हो, बाकी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ होता है तो। ओके 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 सब, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे? समिट्स के ऊपर। तो पहली थी मदुरई, सेकंड इज द कपड़ापुरम, दैट इज आल्सो अंडर द पांड्या डायनेस्टी। थर्ड जो हुई थी वो फिर मदुरई में हुई थी। तीसरी कहाँ पे हुई थी? तीसरी जो थी वो मदुरई में हुई थी। तीसरी कहाँ पे हुई समिट? वो भी समिट कहाँ पे हुई थी? मदुरई के अंदर समिट हुई थी। और ठीक है, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है जिसका नाम है तिरुकुनाल, या इसका नाम क्या है? तिरुकुनाल बुक है। तिरुकुनाल, तिरुकुनाल और तिरुकुरल एक ही है दोनों। तिरुकुनाल या तिरुकुलर दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही बुक्स का नाम है। तिरुकुनाल की जगह तिरुकुनाल लिखा होता है, कई जगह तिरुकुरल लिखा होता है। दिस बुक इज रिटन बाय तिरुवल्लुवर। किसने लिखी है? तिरुवल्लुवर, नाम सुना होगा। साउथ का तमिल सेंट है, बहुत फेमस सेंट है जिसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आता है। तो तिरुवल्लुवर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है तिरुकुनाल या तिरुकुरल। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो तमिल लिटरेचर के बारे में बताती है। ठीक है, तमिल लिटरेचर के बारे में जो बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक के अंदर, इस बुक को ही जो आपकी ये तिरुकुनाल या तिरुकुलर ऐसे कहा जाता है बाइबल ऑफ तमिल। क्या कहा जाता है? बाइबल ऑफ तमिल कहा जाता है इसे। तिरुकुनाल या जो तिरुकुलर है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बाइबल
ऑफ द तमिललैंड, या जैसे मर्जी लिखा होगा, तमिललैंड लिखा होगा या तमिल लिखा होगा, तो सिंपल से याद रखा है कि तमिल की बाइबल किसे कहा जाता है, तो तमिल के जो बाइबल है वो कहा जाता है तिरुकुनाल या तिरुकुलर को। ठीक है, किसने लिखी है वो, दैट इज रिटन बाय तिरुवल्लुवर, दैट इज रिटन बाय तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो ये आपकी जो सबमिट थी जिसके अंदर ये सारा काम हुआ था, बाइबल जो लिखी गई थी, इस बाइबल के अंदर ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हुई थी उस टाइम, जो 3 लिखी गई थी मेन, जिसके बारे में पूछा जाता है। तो फादर ऑफ तमिल लिटरेचर दैट इज ऋषि अगस्त्य, ग्रामर बुक ऑफ तमिल दैट इज तोलाकप्पियम, एंड द बाइबल ऑफ तमिल दैट इज तिरुकुनाल। ठीक है, तिरुकुनाल या तिरुकुरल। ठीक है, दैट इज रिटन बाय तिरुकुरल इज रिटन बाय तिरुवल्लुवर, तोलाकप्पियम इज रिटन बाय तोलाकप्पियार, है ना, और लास्ट वन इज अगस्त्य ऋषि। तो ये थी आपका जो तमिल लिटरेचर था, जहां से जो क्वेश्चन है वो पुट होते हैं आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया तमिल लिटरेचर कहां से क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से लिखे गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्दर ये जो है, इन्हीं लिटरेचर की वजह से हमें पता चलता है कि साउथ के अंदर कौन कौन सी जो डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी। ठीक है, तो कैसे पता लगता है, जो आपके ये संगम एज के अंदर जो लिटरेचर लिखे गए हैं, तो इन लिटरेचर्स के ही हमें पता चलता है कि साउथ के अंदर क्या थे, जो डिफरेंट जो थे, वो जो राज जो बेसिकली क्या चल रहे थे, डिफरेंट जो रूलर डायनेस्टी थी वो काम कर रही थी। ठीक है, तो संगम एज के बाद बेसिकली संगम एज जब चल रहा होता है, संगम एज बेसिकली तमिल लिटरेचर को कहा गया है, यहाँ पे तमिल लिटरेचर को लिखना शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम रूलर डायनेस्टीज की बात करें। ठीक है, अगर हम डायनेस्टीज की बात करें, संगम एज के अंदर जो डायनेस्टी थी, ठीक है, तो उसमें 3 मेन डायनेस्टी मैंने बताई, बनी था चोला, ठीक है, दूसरी पांड्या, एंड द थर्ड वन इज द चेर। ठीक है, तो कौन कौन सी डायनेस्टी थी आपकी, ठीक है, वन इज द चोला, पांड्या एंड द चेर। ये बेसिकली नॉर्थ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, कहां पे, नॉर्थ तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु का ऊपर वाला हिस्सा और कर्नाटका वाले हिस्से में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ये तमिलनाडु, साउथ तमिलनाडु या तमिलनाडु वाले हिस्से पे रूल कर रहे थे। ठीक है, और जो चेरास थे ये केरला। ठीक है, तो ये आपके कहां रूल कर रहे थे, जो चोलास थे वो बेसिकली प्रेजेंट की मैं बात करूं तो नॉर्थ तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु का ऊपर वाला हिस्सा और कर्नाटका वाला जो हिस्सा था वहां पे रूल कर रहे थे सारे के सारे। पांड्या जो थे वो तमिलनाडु वाले जो साउथ तमिलनाडु था वहां पे रूल कर रहे थे, और जो केरला वाले थे, चेरा थे, वो कहां पे काम कर रहे थे, वो आपके अपना केरला में, चेरा जो थे वो केरला में याद कर रहे थे। याद रखना एक चीज आपको मैं हिस्ट्री की बताऊं, इंडियन जो नॉर्थ वाले राजा थे वो कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कावेरी का जो ज्योग्राफिकल पैटर्न था, कावेरी एक बाउंड्री हुआ करती थी, नॉर्थ के जितने भी राजा हुआ करते थे, चाहे वो अशोक की बात करूं, अशोक जो था वो अशोक भी, क्योंकि सबसे बड़ा जो साम्राज्य एस्टेब्लिश किया है नॉर्थ के अंदर वो सिर्फ किसने किया है, अभी तक अशोक ने किया है। तो स्टिल अशोक भी इस एरिया को कवर अप नहीं कर पाया था। कवर अप जीत क्यों नहीं पाया था, क्योंकि जो ज्योग्राफी का कंडीशन थी कावेरी के आसपास की, वो कभी अलो ही नहीं कर पाई कि वो साउथ के ऊपर कभी इन्वेड कर सके कोई। ठीक है, तो कोई भी जो नॉर्थर्न राजा था जो दिल्ली या मगध से रूल कर रहा था वो कभी भी इस एरिया में नहीं पहुंच पाया। तो कावेरी क्या थी, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी नॉर्थ के राजाओं के लिए। ठीक है, तो उसके नीचे के ये 3 राजा जो थे उस टाइम मेन हुए थे। तो मैंने बताया कि याद रखना चोल कहां पे थे, तमिलनाडु और कर्नाटका में। ठीक है, तो जो राजा थे उनके कुछ सिंबल हुआ करते थे, इनके सिंबल समझते हो कि जहां से जिनको देख के पता लगता था कि कौन सा राज है ये। ठीक है, तो बेसिकली जो चोलास थे वो कहां पे रहे थे, तमिलनाडु और कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटका में रह रहे, तो याद रखना तमिलनाडु और कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका आपको पता है कि टाइगर्स के लिए फेमस है, यहाँ पे टाइगर्स दिया जाता था। तो इनका जो चोलास था इनका सिंबल भी क्या था, टाइगर। ठीक है, चोलास का सिंबल क्या था, टाइगर जो था वो सिंबल था किनका, ठीक है, चोलास का। ये तमिल बिल्कुल साउथ वाला मतलब कहां पे है,
आपकी तमिलनाडु जो है वो समुद्र का किनारे वाला एरिया है, रामेश्वरम आपको पता ही है समुद्र वाला एरिया है, तो वहाँ पे समुद्र में होती है फिश। तो यहाँ पे क्या थे, इनका जो सिंबल था, पांड्याज का जो सिंबल था, जो पांड्याज की फ्लैग का, बेसिकली फ्लैग के साइन हुआ करते, फ्लैग के ऊपर सिंबल क्या था, चोलाज टाइगर थे, और तमिल के पास क्या था, फिश, ठीक है। और चौथा था चेराज, चेराज जो था, ठीक है, चेराज के लिए वो बो, ठीक हो, एरो एंड वो, मतलब जो तीर कमान था वो किनका सिंबल हुआ करता था, वो चेराज का सिंबल हुआ करता था, ठीक है, चेराज का सिंबल हुआ करता था बो, ठीक है। तो बो किनका सिंबल था, चेराज का सिंबल। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये एरिया पता लगे कहां पे रूल कर रहे थे, उनके जो फ्लैग थे उनके ऊपर जो सिंबल हुआ करता था वो कौन सा सिंबल हुआ करता था, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तीसरी चीज जो याद रखने वाली है यहाँ की, इनकी कैपिटल्स, क्या कैपिटल की मैं बात करूं, राजधानियां जो थी, ठीक है, तो राजधानियों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो चोलास थे इनकी पहले कैपिटल उरायूर थी, उरायूर, याद रखना, उरायूर, उरायूर कैपिटल ऑफ चोलाज, जो बाद में शिफ्ट कर दी थी पुला, कहां पे शिफ्ट कर दी थी, पुला में शिफ्ट कर दी थी बाद में, ठीक है। तो आपको याद रखना उरायूर, सबसे ये तो जो कम पूछी जाती है, शिफ्ट कहाँ हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वो तभी आता है, अदरवाइज जो पूछा जाता विच इज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी, तो चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल थी दैट इज उरायूर, ठीक है। पहली कैपिटल कौन सी थी, इनकी जो कैपिटल थी दैट इज उरायूर, ठीक है। दूसरे आपकी पांड्या, इनकी मैंने बताई मदुरई, पांड्याज की कैपिटल कौन सी थी, मदुरई। मदुरई मैंने बताया कि जितनी भी आपकी समिट्स हुई है वो किस डायनेस्टी के अंदर, पांड्या डायनेस्टी के अंदर हुई हैं, और उसमें से जो 2 समिट है वो कहां पे हुई हैं, आपकी मदुरई के अंदर हुई हैं, ठीक है। तीसरी आपकी चेरा, इनकी कैपिटल थी बनजी, इनकी कैपिटल क्या थी, जो चेराज थे उनकी जो कैपिटल थी दैट इज बनजी, ठीक है। तो चेराज की कैपिटल क्या थी, चेराज की जो कैपिटल थी दैट इज बनजी, तो बनजी जो कैपिटल है वो किसकी थी, चेराज की, ठीक है। और इनके मैं राजाओं की बात करूं, फेमस रूलर जो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, जो फेमस रूलर थे इनके, ठीक है, तो फेमस रूलर के बारे में बात करूं तो इनका जो चोलाज का फेमस रूलर था दैट इज करिकला, क्या नाम था, करिकला, करिकला इज द फेमस रूलर, ठीक है, फेमस रूलर जिसने कहा जाता है कि इसने किसको लाया था, इन्होंने सभी को, किस किस को, आपके तमिल को, इसको पांड्यास को भी हराया था, चोलास को भी हराया था इसने, और 16 और जो छोटे छोटे डायनेस्टीज उनको भी हराया था, करिकला जो फेमस है। और इसने एक पोर्ट बनाया था जिसका नाम है कावेरी पत्तनम, वेरी, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखता शायद नीचे दिखाई ना दी, इसका जो पोर्ट बनाया था उसका नाम था कावेरी पत्तनम, कावेरी पत्तनम। तो याद रखना, इस कावेरी पत्तनम जो पोर्ट था वो चोलास का था, कावेरी पत्तनम जो था वो पोर्ट था किनका, चोलास का पोर्ट था। और यहाँ से हमें इंडो के साथ, मतलब इंडो ग्रीक जो लोग, ग्रीक लोग थे उनके साथ हमें इनका ट्रेड का भी पता लगता है, और ये पता लगता था कि उनके साथ वो ट्रेड करते थे, किस चीज का ट्रेड करते थे ये लोग, वो ट्रेड करते थे कॉटन। तो यहाँ पे किस चीज की खेती होती थी, यहाँ पे कॉटन की खेती होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चोला से रिलेटेड। तो चोला के अंदर पोर्ट का नाम क्या था, कावेरी पत्तनम, किसने बनाया था, करिकला ने बनाया था। और यहाँ से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था वो किस चीज का होता था, आपका कॉटन का होता था। और कॉटन जो था, ठीक है, इंडो ग्रीक जो हमें कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स है वो हमें यहाँ पे मिले हैं। तो चोलास का जो कावेरी पत्तनम वाला हिस्सा कॉटन वो था, वो कहाँ से मिलता था आपका, कहाँ से मिला है आपका कावेरी पत्तनम जो है, कावेरी वाले कर्नाटक, केरला, सॉरी कर्नाटका वाला जो एरिया था वहां से हमें इस चीज को मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। पांड्यास के ऊपर कुछ खास नहीं है, इसके राजा के ऊपर याद रखने का कुछ खास जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। बाकी ये इनके लिए काफी है, आपको याद रखना है कि कैपिटल क्या थी, इसकी फिश की क्या थी, ठीक है। चेराज का जो फेमस था
उसका नाम था रेड चेरा। रेड चेरा, मैं पहले रेड चेरा लिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो इसी तरीके से आता है। ठीक है, ठीक है। रेड चेरा किसे कहा जाता था? तो रेड चेरा कहा जाता था, जो रेड चेरा कहा जाता था वो कहा जाता था चेरा सेनु गुप्ता वन, सेनु गुप्ता वन। ठीक है, क्या कहा जाता था? उसका नाम क्या था? ठीक है, सेनुगुप्ता वन जो था, सेनुगुप्ता वन, याद रखना। चेरा, इसे क्या कहा जाता था? रेड चेरा। ये फेमस रूलर था चेरा डायनेस्टी का, जिसका नाम था चेरा सेनगुप्ता वन। ठीक है, तो चेरा डायनेस्टी के ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से मिलता है। ये बेसिकली चेरा के बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन भी मिलती है, अभिलेख मिलते हैं, रॉक कट इंस्क्रिप्शन, एक केव इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ठीक है, चेरा के ऊपर क्या मिलता है हमें? ठीक है, चेरा के ऊपर इंस्क्रिप्शन जिसका नाम था पुगुलार इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पुगुलार इंस्क्रिप्शन से याद रखना, ये केरला के अंदर है। कहां पे है? पुगुलार इंस्क्रिप्शन, जो हमें चेरा के होने के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। पुगुलार इंस्क्रिप्शन कहां पे? आपकी केरला के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी पुगुलार इंस्क्रिप्शन है जो चेरा के ऊपर जो है हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे का सारा जो मेन था इनके बारे में वो पूछा जाता है। ठीक है, वो ये सब चीजें थी। ठीक क्लास, तो इसके बाद ये था हमारा का जो संगम एज के ऊपर जो मेन क्वेश्चन राइज होता है वो यहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, और लास्ट डायनेस्टी जो थी, जो पेपर में हमारी बोटी पूछी जाती है, जिनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो लास्ट रूलर था इसका, हाँ, इसके बारे में एक और चीज याद रखना, यहाँ पे जो मानने वाले थे। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, जो मानने वाली थी। यहाँ पे जो पूजा होती थी, जो वर्शिप हुआ जाता था, वर्शिप किसकी जाती थी? ठीक है, वो किसकी की जाती थी? मुर्गन। किसकी पूजा की जाती थी? मुर्गन। मुर्गन इज द फेमस डाइटी इन द तमिल लिटरेचर। मुर्गन, ठीक है, मुर्गन जो था वो क्या था आपका? मुर्गन इज द मेन डाइटी। मेन डाइटी मुर्गन मतलब जिसको कार्तिक के नाम से भी जानते हैं। शिव जी का पुत्र था कार्तिक, आपको याद होगा, शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिक। तो जो कार्तिक था उसे मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। साउथ में बहुत सारे जो टेंपल आपको मुर्गन के नाम से मिलेंगे। तो मुर्गन जो था वो वर्शिप किया जाता है कहाँ पे? साउथ के अंदर। ठीक है, एक दूसरी वर्शिप की जाती है यानी कि नाडुकल वर्शिप। सॉरी, दूसरी कौन सी वर्शिप कही जाती है? दैट इज नाडुकल वर्शिप। नाडुकल वर्शिप बेसिकली क्या होता है? नाडुकल का मतलब होता था स्टोन। नाडुकल का मतलब क्या होता है? स्टोन। मतलब क्या होता है कि जब आदमी को डेथ हो जाती थी, उसको जब कहीं लगाया जाता है, उसके नाम के आगे बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग चर्च की उसके दफनाए वो देखते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपना जहाँ पे सीमेंट्रीज होती हैं या ग्रेवयार्ड होते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि बड़ा पत्थर लगाया होता है। तो वैसा ही पत्थर स्टोन लगा दिए डेथ होने के बाद, फिर उसकी पूजा की जाती थी। तो ये भी वहाँ पे हमें मिलता है कि इसकी भी ये जो नाडुकल वर्शिप थी वो फेमस थी तमिल लिटरेचर के अंदर। ठीक है, एक चीज और बताऊं, जो पांड्यास थे वो बेसिकली समुद्र था। समुद्र जो था वो किस लिए होता है? समुद्र में क्या वो मिलते हैं? मोती। ठीक है, पांड्यास किसका ट्रेड करते थे? पर्ल्स का, क्योंकि समुद्र में सीप होने की वजह से वहां से उसको पर्ल की प्राप्ति होती थी। और पर्ल क्या करते हैं? उसकी जो ट्रेड पर्ल्स का, तो वो कॉटन का ट्रेड करते थे, और पांड्यास किसका ट्रेड करते थे? पर्ल्स का जो ट्रेड था या मोतियों का जो ट्रेड था वो किया करते थे। ठीक है, तो ये कुछ फेमस चीजें थी जो आपकी पोस्ट मौर्यन के अंदर, जो संगम डायनेस्टी थी, संगम एरा था, उसके अंदर ये चीज हुई। संगम एज आपको बता दूं 200 एडी से लेकर 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो टाइम है वो संगम एज का कहा जाता है। संगम एज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 500 का टाइम पीरियड था जो हम लोगों ने अभी तक कवर किया है। ठीक है, जिसमें आपके पोस्ट मौर्यन काल, बेसिकली पोस्ट मौर्यन काल के बाद से लेकर गुप्ता डायनेस्टी के बीच का जितना भी पीरियड है उसको इस कार्यकाल में डिवाइड किया। 500 का टाइम है, हम लोगों ने इस तरीके से उसको डिवाइड किया है।
ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट की जो डायनेस्टी है जिसके बारे में क्वेश्चन पुट होते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है, दैट इज शेती वंश या शेड्डी डायनेस्टी या शेती डायनेस्टी। कौन सी है? शेड्डी और शेती डायनेस्टी। शेड्डी डायनेस्टी और द शेती डायनेस्टी। ठीक है, ये होता क्या है कि जब ये बेसिकली अशोक के टाइम में डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अशोक के साथ डेवलप होना, क्योंकि जब अशोक की डेथ होती है तो जो कलिंग वाला एरिया, मैंने क्या बताया था कि अशोक के टाइम में जो सेंट्रलाइज था, जो उनकी पॉलिटिक्स सेंट्रलाइज उसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दी थी। एक तक्षशिला वाला हिस्सा, एक उज्जैन वाला हिस्सा, एक कलिंग वाला हिस्सा और एक स्वर्णगिरी मतलब साउथ वाला हिस्सा। तो उसमें से जो कलिंग वाला हिस्सा था, जैसे अशोक के बाद जो डायनेस्टी कमजोर होनी शुरू हुई तो वो इंडिपेंडेंट टाइप से होना शुरू हो गया। जब इंडिपेंडेंट शुरू हुआ तो वहां पे एक डायनेस्टी का ओवर के आती है, जिस डायनेस्टी का नाम था शेती डायनेस्टी। तो शेती डायनेस्टी जो था, इसका फेमस राजा था खारवेल। खारवेला और द खारवेल इज द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। ठीक है, इसका जो हमें पता लगता है वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाथी गुफा आपको मैं कब से पढ़ा रहा हूं, जब हम लोगों ने न्यू लैथी की बात की थी तब से हम हाथी गुफा की बात कर रहा हूं। तो हाथी गुफा इंपॉर्टेंट है, चल रहा है साथ साथ। वहां पे इंस्क्रिप्शन हाथी गुफा के अंदर किसकी, खारवेला के अंदर, वहां पे बताया गया था कि मगध के साथ के किस तरीके के रिलेशन थे, उसके बाद किस तरीके से काम किया, उसके बाद जो कलिंग था उसने किस तरीके से इंडिपेंडेंट काम किया। तो सारे के सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो हाथी गुफा के अंदर लिखे हैं। ठीक है, और इसके बाद 2 और केव जहां पे फेमस है इसकी, वन इज द उदयगिरी। ठीक है, सेकंड वन इज द खंडगिरी। उदयगिरी केव्स एंड द खंडगिरी केव्स। तो उदयगिरी और खंडगिरी केव किससे रिलेटेड है? आपकी खारवेला डायनेस्टी, उड़ीसा के अंदर है ये। ठीक है, तो वहां से रिलेटेड है। बता दूं मैं, खारवेला जो था इसने बाद में जैनिज्म को अपना लिया था। इसने किसकी स्थापना की थी? इतना डीप क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा सा अगर आपको रखना है तो याद रख सकते हैं कि जो खारवेल था उसने किस डायनेस्टी को, किस राजा को अपना लिया था, मतलब किस धर्म को अपना लिया था? उसने जैनिज्म को अपना लिया था बाद में। ठीक है, तो खारवेल जो था वो जैनिज्म को मानने वाला था। ठीक है, जैनिज्म को माना था। बेसिकली जो खारवेला था इसने गौतमीपुत्र सतकर्णी को भी हराया था, वो भी इंस्क्रिप्शन हाथी गुफा के अंदर मिलती है। ठीक है, मतलब चाहन जो आपके 7 वंश थे उनको भी इसने हराया था। इसकी जो इंस्क्रिप्शन है वो वहां पे मिलते हैं आपकी, कहाँ पे? हाथी गुफा के अंदर। तो ये सारे के सारे, तो इसके साथ ही आपकी जितनी भी आपकी डायनेस्टी थी कौन सी? पोस्ट मौर्यन काल के अंदर। तो पोस्ट मौर्यन काल के अंदर आपके सारा का सारा खत्म होता है। ये सारी की सारी जो चीजें थी वो आपकी खत्म होती है डायनेस्टी, इनके ऊपर यही क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बात की। ठीक है, हमने बात की कि जो ये डायनेस्टी थी, मतलब पोस्ट मौर्यन से लेकर गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, वो कहां से लेकर, पोस्ट मौर्यन से लेकर गुप्ता डायनेस्टी, ये बेसिकली 200 BC से लेकर 300 BC AD तक का जो टाइम पीरियड है, ये हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली जो 5 ईयर का टाइम पीरियड था उसको कवर किया है। इसके अंदर कितने साल का टाइम पीरियड शुरू किया है? 500 का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 280 AD के अंदर जो गुप्ता थे उनकी स्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 500 पीरियड का टाइम था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिया जो था वो अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुई और छोटी छोटी रियासतों में डिवाइड हुआ। अलग अलग राजा, फॉरेन रूलर ने भी रूल किया, इंडियन रूलर ने भी रूल किया, और साउथ के अंदर एक नया अध्याय शुरू हुआ जिसका नाम था संगम एज। तो इसके अंदर हमारा क्या हुआ कि डिफरेंट डायनेस्टी की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है लास्ट में संगम इरा के बाद। अप्रोक्सीमेटली एक नई डायनेस्टी शुरू उभर के आती है अप्रोक्सीमेटली 280 AD के बीच में। 280 AD के अंतर्गत एक नई डायनेस्टी उभर के आती है जिसका नाम था गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी की मैं बात करूं, ये कहा जाता है कि अशोक के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था इंडिया का। अशोक के बाद
दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था जिसने अपने आप को क्या कर दिया था, डेवलप किया था, जिसने अपने आप को वो अपने उस पे किया था। इसका जो पहला राजा था जिसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्ता जो था वो पहला राजा था इसका। श्रीगुप्त इज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। और उसके बाद इसका था, ठीक है, घटोत्कच सेकंड रूलर था। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, इस तरीके से अलग अलग रूलर हुए इसके अंदर। और इसने अप्रोक्सीमेटली 200 बीसी से लेकर 300 बीसी से लेकर अप्रोक्सीमेटली 520 बीसी तक मैं बात करूंगा, तब तक रूल किया है इसने, गुप्ता डायनेस्टी ने। तो जब गुप्ता डायनेस्टी उसमें आई तो गुप्ता डायनेस्टी को कई जगह लिखा गया गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की जो गोल्डन एज के नाम से कहा जाता है, इसी के सबसे इंपॉर्टेंट एज थी गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, तो यहीं से आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर शुरू होता है। और गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज भी कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए, फायान आया था, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, फिर हरिसेना जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे, कालिदास, हरिसेना, विशाख दत्त, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फेमस लोग थे जो उनके कार्यकाल में इनके कोर्ट में हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारी चीजें लिखी, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पिलर, मेहरौली पिलर की बात करूंगा, वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम ही लिखा गया, बनाया गया था। मेहरौली पिलर जो दिल्ली के अंदर, आप सभी को याद होगा या सभी को पढ़ा होगा कहीं ना कहीं मेहरौली पिलर के बारे में। तो मेहरौली पिलर आपने पढ़ा होगा कि मेहरौली पिलर जो है वो उस टाइप की कला का एक बहुत अच्छा नमूना है कि उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, जो साइंस थी वो डेवलप की थी, किस तरीके से वो लोग काम करते थे। तो ये सब कुछ है श्रीगुप्त के बाद। और श्रीगुप्त के खत्म होते ही जब गुप्ता डायनेस्टी खत्म होती है तो उसके बाद फिर जो राज्य है वो छोटे छोटे राज्यों में डेवलप टूटना शुरू हो जाते हैं जाके, क्योंकि जो लास्ट रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का वो भी मौर्य की तरह वीक ही था। उसमें भी क्या आना शुरू हो गया था, एक तो हुणों के आना शुरू, हुण जो थे उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर, वो उसको कंट्रोल नहीं कर, एक्सपेंसिव ज्यादा हो गए थे उनके। और दूसरी चीज जो छोटे छोटे पॉलिटिकल छोटे छोटे जो राज थे वो जैसे शुरू होना शुरू, जैसे मेवाड़ होना शुरू हो गया। ठीक है, सही मेवाड़ नहीं, ठीक है, क्या बोलते, बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स थे जो डेवलपमेंट होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर श्रीगुप्त टूटता है, फिर नई डायनेस्टी आती है सामने जिसका नाम था वर्धन डायनेस्टी या हर्षवर्धन डायनेस्टी। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हर्षवर्धन डायनेस्टी के साथ ही आपकी एशियन हिस्ट्री खत्म हो जाती है और फिर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है। मतलब हर्षवर्धन के साथ ही हमारी एशियन हिस्ट्री खत्म हो जाती है और मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है, प्री मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है जिसे। वो वैसे ही क्या होता है, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद ही मुस्लिम इन्वेंशंस होना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट जो था वो इंडिया के अंदर मुस्लिम जो है वो इन्वेड करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला इन्वेड करता है। तो उसी के बाद फिर क्या होता है, फिर मुस्लिम इन्वेंशन शुरू हो जाते हैं, तो वो हम प्री मेडिवल होता है, फिर मेडिवल के ऊपर चल पड़ेंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या, श्रीगुप्त के बाद जो हर्षवर्धन है उसके साथ वो नीचे ऊपर हर्षवर्धन हुआ करता था, उसके जो साउथ में जो थे वो आपके चालुक्यज हुआ करते थे। ठीक है, पल्लवाज हुआ करते थे, तो उनके ऊपर बात करेंगे, वो जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज उनके टाइम आई हैं। ठीक है, चोलाज से बाद में चोलाज भी हुए थे 9th सेंचुरी के आसपास। तो ये सब चीजें जो हुई हैं उस टाइम। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो लेक्चर था वो सभी को समझ आ गया होगा। अभी तक कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी किसी को कोई क्वेरी हो आप हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजिलाइट उन्ना के ऊपर जा सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं इसको। आप कोई क्वेरी या पुराने लेक्चर वहां से देख सकते हैं।